नमस्कार सबको। आज हम लो कॉस्ट राइपनिंग चेम्बर, कम खर्च में किसी चीज़ को कैसे हम पका सकते हैं, जो कि इससे पहले आप देखें, जैसे हम पहले बता चुके हैं। एक आपको पहले कुछ वीडियो अपलोड किए थे जिसमें था एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिकल्चर टेक्नोलॉजी इन झारखंड। उसमें फ्लो चार्ट अप्रोच था। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, अगर पूरी इंडिया या झारखंड की बात करें, मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हमको फार्म टू फॉर्क अप्रोच लेना पड़ेगा। मतलब प्री हार्वेस्ट, क्योंकि प्री हार्वेस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमको अच्छी क्वालिटी का कोई भी क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, एनी क्रॉप अगर हम उगाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्री हार्वेस्ट फैक्टर का, जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल होता है या प्लांटिंग मटेरियल कहिए, फिर इकोनॉमिकल मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो लेकिन तो आप देखेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिकल्चर टेक्नोलॉजी झारखंड एक फ्लो चार्ट दिया गया, उसमें एक टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस किया था ब्रीफ में, वो था राइपनिंग चेम्बर। तो यहाँ हम कृषि अभियंत्रण विभाग में कैसे आम को पकाना है, ऐसे आम को पकाने पे हमने काम किया। और इसमें ब्रीफ क्या है कि जैसे आप जानते होंगे, तो अभी करते क्या है कि जब आम फुली मैच्योर हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। तो जब मैच्योर हो जाता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ जाती है, तो आम खुद पकने लगता है। कोई भी आम हो, केला हो, लेकिन क्योंकि क्या होता है, उसका पकने का टाइम ज़्यादा लगता है, यूनिफॉर्म नहीं पकता है और बाहर में रखने से वाटर लॉस भी होता है। अभी होता क्या है कि इसके कारण क्या होता है कि लोग अभी भी आज की तारीख में पकाने का अलग अलग तरीका, पकाने से अलग अलग तरीका अगर हम बात करें तो लोग कार्बाइड यूज कर रहे हैं, जो कि बैन है। FSI का 2011 का जो नॉर्म है, पहले भी जो हमारा फूड सेफ्टी नॉर्म्स था उसमें बैन है, फिर भी आज हर आदमी जब बात करता है, बाजार जाता है, कोई भी पका हुआ पपीता देखता है, केला देखता है, आम देखता है, तो एक डर रहता है कहीं कार्बाइड से नहीं है। वो डर वाजिब है क्योंकि बैन भी है और उसका साइड इफेक्ट है हेल्थ हैजार्ड से। तो अब उसके अलावा अगर कार्बाइड की बात छोड़ दे तो पकाने के लिए लोग इथेनॉल, इथोफॉर्म का यूज करते हैं। और कमर्शियली अगर आप देखेंगे तो राइपनिंग चेम्बर का यूज करते हैं। अब राइपनिंग चेम्बर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चेम्बर जो एयर टाइट होता है उसमें हम करते क्या है, राइपनिंग चेम्बर में इथिलीन गैस से पकता है। और राइपनिंग चेम्बर में नॉर्मली जो अगर हम आम की बात करें तो तापमान 20 से 22 डिग्री मेंटेन करते हैं चेम्बर में। किसी भी रूम, जैसे आप जिस रूम में रह रहे हैं उसका तापमान अगर 20 से 22 मेंटेन कर दिए, उसकी रिलेटिविटी 90 to 95%। रिलेटिविटी को हाई क्यों रखते हैं? क्योंकि वाटर लॉस को हम कम करना चाहते हैं, अदरवाइज वाटर लॉस आपका ज्यादा होगा। और इथिलीन कंसंट्रेशन 100 to 150 ppm हम मेंटेन करते हैं। इथिलीन जो गैस हम बोले, गैस उसमें हम उस चेम्बर में छोड़ते हैं जिसका कंसंट्रेशन 100 to 150 ppm होगा। और उस चेम्बर में 12 से 24 घंटा हम आम को या केला को, हम आम की बात करें तो 12 से 24 घंटा आम को छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 1% से कम रखते हैं। इस तरह जब हम रखते हैं तो क्या होता है, इथिलीन जो क्या होता है, जो नेचुरल राइपनिंग था उस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, राइपनिंग चेम्बर से निकाल के फ्रूट्स को आप छोड़ दीजिए तो अपने आप 24 से 36-48 घंटा में वो आप देखेंगे कलर डेवलपमेंट, उसका सॉफ्टनेस, ये सब चीज हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए जैसे हम बताएं, राइपनिंग चेम्बर तो उपलब्ध है, कमर्शियल जितनी भी रिटेल कंपनियां हैं और बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो राइपनिंग चेम्बर का उपयोग करते हैं। लेकिन उसमें कॉस्ट क्या आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी हाई होता है। और कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब उसको रन करने का कॉस्ट, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफी ज्यादा आता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ कृषि अभियंत्रण विभाग में कुछ रिव्यू लिटरेचर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में कुछ काम हुआ है उसको देखते हुए हमने एक स्टार्ट किया कैसे कम खर्च में मैंगो को हम पका सकते हैं, उस पर हमने काम किया। उसके लिए जैसे कि वहां जैसे सेम था एयर टाइट चेम्बर होता है, तो यहाँ एयर टाइट चेम्बर के लिए अगर आप देख सकते हैं, एयर टाइट चेम्बर के लिए जैसे मैं बताया कि जो मिक्सचर उसको एयर टाइट चेम्बर में रखना है। क्यों? क्योंकि जो गैस बनना लीक नहीं हो। तो उसके लिए हमने यहाँ क्या किया, 120 सेंटीमीटर लंबा, 80 सेंटीमीटर चौड़ा और 90 सेंटीमीटर ऊंचा एक छोटा सा चेम्बर बनाया है। और इस चेम्बर को एयर टाइट करने के लिए हमने क्या किया, 50 माइक्रोन का फिल्म यूज़ किया। आप मोटा भी कर सकते हैं। और इसको प्लास्टिक को फिक्स करने के लिए एल्युमिनियम प्रोफाइल और ग्रिपर आता है, जो कि हम पहले भी ग्रीन हाउस जो बनाए थे डिटेचेबल रूफ, उसमें मैंने बताया था। तो इससे आसानी से हम फिल्म को फिक्स कर सकते हैं और हटा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आप इस तरह का चेम्बर, कोई भी चेम्बर यूज करें, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान नहीं देना होता है कि आपका जो गैस बन रहा है उस चेम्बर से लीक नहीं। तो इस राइपनिंग चेम्बर में 2 पार्ट है। जैसे हम बताएं कि कमर्शियल में क्या होता है कि इथिलीन गैस, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड सबको मेंटेन करते हैं और 12 to 24 आवर छोड़ते हैं। इस राइपनिंग चेम्बर में हमने कम खर्च का बनाया है। जैसे बताया कि एयर टाइट चेम्बर आपने बना दिया प्लास्टिक का, लो कॉस्ट का। और उसके बाद इसको जो राइपनिंग मिक्सचर या
काफ़ी रिसर्च करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में बताया गया है कि अगर इथोफॉन या इथरेल को अगर हम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें डालते हैं प्रॉपर और वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो आपका इथिलीन गैस रिलीज करता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं बताया कार्बाइड बैन है, लोग अभी भी इथरेल का उपयोग या इथोफॉन का उपयोग डीपिंग करते हैं। क्या करते हैं, इथोफॉन और वाटर को मिक्स करके फ्रूट्स को डीप करके छोड़ देते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या है, कम्बरसम है, काफ़ी मतलब मेहनत उसमें लगता है। और क्या होता है कि वाटर सरफेस पे मॉइस्चर आ जाता है जिससे फ्रूट का जो बीमारी लगने का डर रहता है। और ये प्रोसेस अभी भी लोग जैसे कार्बाइड को छोड़ के इथोफॉन में डिपिंग कॉमन प्रोसेस है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रेडर लोग इसका उपयोग करते हैं। उससे एडवांस तरीका जैसे मैं बताया कि जो कमर्शियल राइपिंग चेम्बर है उसी तरह यहाँ हम छोटा राइपिंग चेम्बर बनाया और जो मिक्सचर यहाँ यूज़ किया गया है वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथरेल या इथोफॉन। और जो इथरेल इथोफॉन होता है 39% कंसनट्रेशन में आता है, मार्केट में उपलब्ध है। और आपका चेम्बर के साइज के हिसाब से मिक्सचर को हम कैलकुलेट करते हैं और डिटेल कैलकुलेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब इसको देखने के लिए जो अब मैं आपको राइटअप दूंगा उस राइटअप में डिटेल दे दूंगा। ब्रीफ में मैं बता दूं जैसे कि 150 ppm कंसनट्रेशन, जैसे राइपनिंग चेम्बर कमर्शियल में भी 100 to 150 ppm कंसनट्रेशन मेंटेन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इथिलीन गैस का कंसनट्रेशन 100 to 150 ppm चेम्बर में करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका चेम्बर साइज इथिलीन का 150 ppm, यहाँ पे हम 150 ppm लेके कैलकुलेट किए हैं। उसके लिए कितना इथिलीन गैस चाहिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये दिया हुआ है कि 1 ml अगर हम इथोफॉन यूज़ करते हैं तो 1 ml इथोफॉन यूज़ करते हैं, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है तो 140 ml आपका इथिलीन गैस रिलीज होता है। अब उस एक इक्वेशन और भी इसमें दो इक्वेशन यूज़ करना पड़ता है। सिंपल अरिथमेटिक छोटा कैलकुलेशन है। और दूसरा इसमें ये होता है कि हमको देखना है कि एक ml जब इथोफॉन के लिए हमको 1/2 लीटर वाटर चाहिए और 0.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। इन तीनों के मिक्सचर इस चेम्बर के रिक्वायर्ड के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। एक कैलकुलेशन आपको राइटअप में डिटेल में दिया, मैं दे दूंगा। इसको कैलकुलेट करके इस चेम्बर में जो मैच्योर मैंगो है उसको 24 to 36 आवर के लिए हम छोड़ देते हैं। जैसे बताया क्योंकि इसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो वाटर लॉस तो होगा, क्योंकि जब चेम्बर में रखते हैं तो थोड़ा वाटर लॉस करता है, रिस्पायरेशन भी होता है, ट्रांसपायरेशन भी होता है, वाटर लॉस होता है और टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं है। और इथिलीन अब होता क्या है कि इस मिक्सचर जैसे मैं बताया, एक यहाँ आप देखेंगे तो जो सोल्यूशन हम बनाए हैं इथोफॉन हाइड्रोक्साइड वाटर, ये इथिलीन गैस रिलीज कर रहा है, जिसके चलते क्या होता है कि जो राइपनिंग नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस में टाइम लगता है, आप देख रहे होंगे कि अब मैंगो मैं आपको दिखाऊं, ये पका हुआ मैंगो है। अब कैसे इसका पता चलेगा, इसका अगर TSS आप मेजर करेंगे, एसिडिटी मेजर, TSS मतलब इसका स्वीटनेस बढ़ गया, एसिडिटी मतलब इसका जो सावरनेस है कम हो गया है, फॉर्मनेस, इसको आप देखेंगे एक फॉर्मनेस काफ़ी कम हो गया है। जैसे हम बाजार में किसी चीज़ को मैंगो को टेस्ट करते हैं, ये पका हुआ आम है, इस 36 आवर इस चेम्बर में रखने के बाद 48 आवर के बाद आप देख रहे हैं, अगर इसमें कोई भी सैंपल आप देखेंगे तो ये पका हुआ आम क्या हो गया, फॉर्मनेस लूज कर गया, मतलब ये राइपनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। नॉर्मली 3 से 5 दिन लगता है, अभी 48 घंटा हुआ, 3 से 5 दिन में अभी भी खाने लायक हो गया है इसका, लेकिन 3 से 5 दिन में ये प्रॉपर होता है। अगर आप देखें साथ में हम कच्चा आम का दिखाएं, आप देखेंगे इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। इस कैरेट में आप देखेंगे एक कच्चा आम है जिसमें कोई चेंज नहीं आया है इवन आफ्टर 4 डेज। लेकिन यहाँ जैसे मैं बताया कि इस जो आम रखा हुआ है उसमें काफ़ी आम पक चुका है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अब खाने के लायक ईटेबल क्वालिटी इसकी हो गई है। अब बेसिकली इसमें अगर देखें तो दो पार्ट है। इसमें खर्च क्या है, इस साइज के चेम्बर के लिए इसका खर्च 1000 रुपये चेम्बर बनाने में लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसको पकाने का खर्च आपका लगता है 2 पैसा पर केजी। अभी जैसे 2 पैसा पर केजी कितना कम खर्च है, तो मेरा बेसिक प्रयास ये था कि कम खर्च में कैसे हम आम पे हमने काम किया है, जैसे आम के राइपनिंग पे काम किया है, इसी प्रोसेस को 2 पैसा पर केजी, जैसे मैं बताया था कि 24 से 36 घंटा आप मैंगो को रखें। हम लोग प्रयास के जैसे आम को पकाते हैं इसी तरह केला और पपाया को पकाने का हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। उस पर अभी प्रॉपर रिजल्ट हमारे पास नहीं आया, लेकिन आम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसको ट्रेडर हो, कोई भी जो कि कार्बाइड से पका रहा है, इथोफॉन से पका रहा है, उसका उपयोग कर सकता है, या किसान भी, किसान क्या है कम दाम में कच्चा आम बेच देते हैं, तो अपने घर में खुद पका सकते हैं। और इसका खर्च का जैसे मैं बताया कि कोई चेम्बर बनाने की जरूरत नहीं है, एयर टाइट कोई भी आप स्ट्रक्चर बना लें, आप अपने घर में भी अगर उसको एयर टाइट कर लेते हैं रूम को, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपको सोल्यूशन बनाना है इसके द्वारा, क्योंकि यहाँ जो जैसे मैं बताया कमर्शियल राइपनिंग चेम्बर में इथिलीन गैस से पकता है, यहाँ भी इथिलीन गैस से
पक रहा है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि इस तकनीक का उपयोग करके हम फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।